दोस्तों, स्वागत है आपका 10th पार्ट में। पिछले दो पार्ट्स में 8th और 9th में हम बॉडी लैंग्वेज की चर्चा कर रहे थे, तो उसको यहाँ कंक्लूड करेंगे। बॉडी लैंग्वेज का थोड़ा सा गहरा एस्पेक्ट है साइकोलॉजिकल जेस्चर। इसका जिक्र करते हुए मुझे थोड़ा सा इसका बैकग्राउंड ज़रूरी लग रहा है बताना। यूँ मानिए कि 16वीं 17वीं शताब्दी में यूरोप में थिएटर का बड़ा मेलोड्रामेटिक फॉर्म चल रहा था। मतलब कि शेक्सपियर ब्रिटेन अपने चढ़ान पे था, वहाँ शेक्सपियर हुए और शेक्सपियर बहुत बड़े नाटककार, सारी दुनिया जानती है और उनका लोहा पूरी दुनिया मानती है। तो बहुत बढ़िया उन्होंने थिएटर किया, नाटक लिखे और उनकी स्टाइल जो थी वो थोड़ी सी लाउड स्टाइल थी, शेक्सपियरियन स्टाइल, जिसमें हाथ पैर लंबे लंबे करके बड़े बड़े कपड़े और लंबे लंबे डायलॉग, स्टाइलिस्टिक बड़े रिदम में डायलॉग्स चलते थे, राइम वाले डायलॉग्स होते थे, तुकबंदी वाले। तो और उधर 17वीं शताब्दी में फ्रांस में मॉलियर हुए। मॉलियर और भी उनके समकक्ष बहुत सारे, मॉलियर बहुत फेमस है इसलिए नाम ले रहा हूँ, और भी उनके समकक्ष काफ़ी नाटककार थे और वो उनका भी फॉर्म जो था वो फार्सिकल था, मतलब वो भी लाउड था, वो थोड़ा सा ज़्यादा नाटकीय फॉर्म था शेक्सपियर से। तो दोनों फॉर्म्स जो है वो शेक्सपियरियन स्टाइल और वो फार्सिकल, दोनों लाउड फॉर्म्स थे। उसके बाद ये यूरोप की प्रोग्रेस लगातार चल रही थी और हम यहाँ पर भारत में हम गुलामी के दौर से गुजर रहे थे। तो संस्कृत थिएटर के बाद हमारा संस्कृत थिएटर जैसे जैसे डूबता गया, बंद हो गया और हमारे यहाँ स्थितियाँ बहुत ख़राब हो गई। तो 1000 साल का लगभग, ऐसा ज़्यादा बल्कि ऐसा समय रहा कि जहाँ हमारी प्रोग्रेस नहीं हुई और हमारी चीज़ें डूब रही थी। दूसरी तरफ यूरोप में वो लोग लगातार प्रोग्रेस कर रहे थे उस दौरान, तो काफ़ी काम हो रहा था यूरोप में। तो उधर 19वीं और 20वीं शताब्दी में रशियन साहित्यकार बहुत बड़े बड़े हुए। रशिया में बहुत सीरियस काम हो रहा था। टॉल्स्टॉय, चेखव, गोर्की और नाटककारों में स्तानिस्लावस्की। टॉल्स्टॉय सीनियर थे और चेखव और गोर्की इनके स्तानिस्लावस्की के लगभग साथ के हैं। तो टॉल्स्टॉय का और भी बहुत कई नाम हैं जो मैं नाम मुझे याद नहीं है, बड़े बड़े साहित्यकार हुए, उन सब का काफ़ी बड़ा असर पड़ा और रियलिस्टिक अप्रोच शुरू हुई साहित्य में और उसका असर हुआ स्तानिस्लावस्की पर। तो स्तानिस्लावस्की ने भी रियलिस्टिक फॉर्म शुरू किया। स्तानिस्लावस्की का जो उनकी ज़िंदगी बड़ी इंटरेस्टिंग है, लाइफ स्केच, वो उस पर अभी हम बात नहीं करेंगे, वो अलग से कोई चैप्टर कर सकते हैं। तो उन्होंने जब शुरू किया थिएटर तो एमेच्योर लेवल पे करते थे और उस समय जो थिएटर की हालत थी वो ऐसी थी जैसे हमारे यहाँ रामलीला होता है। यानी कि जो गुंडे एक्टर्स होते थे वो सेंटर ऑफ द स्टेज जाके खड़े हो जाते थे और वहाँ जम के खड़े हो जाते थे और सामने नीचे प्रॉम्प्टर्स बैठे होते थे, वो लाइन बोलते थे और ये लाइन सुन सुन करके और तुरंत डायलॉग जो है वो अपने पूरे जोश खरोश के साथ और अंदाज के साथ डायलॉग बोल दिया करते थे और सीधे दर्शकों से बोलते थे। उनका कोई अपने को एक्टर्स से ज़्यादा लेना देना नहीं होता था। तो वो अपने प्रोजेक्शन के लिए थिएटर करते थे और अपने तरीके से करते थे।
लेकिन स्तानिस्लावस्की ने बहुत सीरियसली काम शुरू किया और काफ़ी अनुभव लेने के बाद उन्होंने मॉस्को आर्ट थिएटर खड़ा किया और वहाँ पर उन्होंने कई एक्सपेरिमेंट्स किए। उन एक्सपेरिमेंट्स में उन्होंने एक्टर्स साइकोलॉजी पे बहुत काम किया। तो उनका जो तरीका था मोटे रूप में वो ये कोशिश करते थे कि एक्टर को अपने कैरेक्टर के बारे में बहुत स्टडी करनी चाहिए और मैजिक इफ़ मतलब अगर मैं उस सिचुएशन में हूँ तो क्या होगा, तो और अपनी इमोशनल मेमोरी काम में लेनी चाहिए। मतलब कि उनका कहना था कि आपके जो अनुभव हैं पिछले, वो सारा ख़जाना है आपका एज एन एक्टर। तो आपने जो महसूस किया है अपनी ज़िंदगी में, जिस इमोशनल दौर से गुज़रे हैं, तो उन चीज़ों को याद करके और अपने चरित्र में उन अनुभवों को डालें। तो मानसिक रूप से बहुत तैयारी करके, अपने कैरेक्टर की स्टडी करके और अपने अनुभवों को इमेजिन करके उसके चरित्र की स्थितियों में, परिस्थितियों में उसकी मानसिकता में डालें। तो इस तरह से मनोवैज्ञानिक रूप से काफ़ी तैयारी करवाते थे, वो करते भी थे अपने एक्टर्स की। उनके कई स्टूडेंट्स, जैसे ख़ास तौर से एक नाम आता है माइकल चेखव का, जो महान साहित्यकार चेखव थे, उनके भतीजे थे और स्तानिस्लावस्की के स्टूडेंट रहे। वो बाद में पेरिस चले गए और वहाँ उन्होंने यहाँ से सीख करके और अपना नया स्टाइल उन्होंने शुरू किया। और उनकी सोच ये थी, वो थोड़ा सा अलग उन्होंने शुरू किया। तो उनका ये सिस्टम था कि उतनी मेहनत करके और उतना सब कुछ अंदर से मनोवैज्ञानिक रूप से तैयारी करके और फिर शारीरिक हाव भाव पैदा करें, वो बहुत लंबा प्रोसेस है। उससे ज़्यादा आसान है, क्योंकि मन और शरीर दोनों एक ही हैं। अगर मन ने मान लिया तो शरीर काम करेगा और शरीर ने मान लिया तो मन काम करेगा। तो अगर शारीरिक कोई ऐसा जेस्चर अगर आपने ढूंढ लिया जो कि पूरे चरित्र का सिंबॉलिक जेस्चर हो, भाव हो, हाव भाव हो, और उसको अगर रिपीट करते रहे तो उससे उसकी मानसिकता में जा सकते हैं, चरित्र की मानसिकता में। तो शारीरिक कोई ऐसा मूव पैदा कर ले, ऐसा हाव भाव पैदा कर ले पहली 2-3 रीडिंग के साथ ही, ताकि उसको करते ही और वो उस चरित्र का उस चरित्र का की जेस्चर हो, साइकोलॉजिकल जेस्चर, जो उसके मनोभावों को उभार देता हो एक्टर के लिए। तो उसको करते ही, जैसे अगर मान लीजिए कोई पहलवान का कैरेक्टर करना है, तो वो शारीरिक रूप से वो पहलवानी को अगर फील कर ले किसी भी तरह से, और कुछ ऐसा चाल बना लें या कुछ ऐसा वज़न उठा लें या कुछ ऐसा कर लें जिससे कि उसकी मानसिकता में जाना आसान हो जाए, तो आप उस चरित्र को आसानी से निभा लेंगे। तो ये स्तानिस्लावस्की का जो स्टाइल था, वो मानसिक तैयारी करके शरीर पे आना। उसके उलट माइकल चेखव ने ये स्टाइल शुरू किया कि शारीरिक काम करके फिर उसकी साइकोलॉजी में जाना। ये काफ़ी बहुत फेमस हुए और बहुत असरदार, यूरोप में, अमेरिका में इनका बहुत असर रहा। लेकिन बाद में धीरे धीरे ये भी हुआ कि लेकिन ये साइकोलॉजिकल जेस्चर को स्टेज पे काम में लेने से मना करते थे। वो एक्टर को प्रेरणा देने के लिए सिर्फ उसकी रिहर्सल के समय या उसकी परफॉर्मेंस के समय, स्टेज पे जाने से पहले, और उसको सीक्रेटिव रखने के लिए कहते थे, ताकि दूसरों को ना मालूम पड़े, वो उस प्रोसेस को ना देखें, अपने आप में उस प्रोसेस को करके और मानसिक रूप से तैयारी हो जाए और फिर स्टेज पे पहुंच जाए तो परफॉर्मेंस आसानी से हो जाएगी। तो ये माइकल चेखव का
कहना था। लेकिन बाद में धीरे धीरे और भी ऐसे टीचर्स हुए या एक्टर्स हुए जिन्होंने वो साइकोलॉजिकल जेस्चर को अपने कैरेक्टर में स्टेज पे यूज़ करना शुरू किया। तो इस तरह से उसका वो भी बहुत फैला। और हम भारतीय फिल्मों में प्राण साहब के ने बाद में जब वो काफ़ी पॉपुलर होने लगे, शुरू की फिल्मों में नहीं, बाद की फिल्मों में वो कुछ जेस्चर्स यूज़ करते थे जो कि बड़ा प्रभावी भी होता था। जैसे ऐसे कुछ एक फिल्म में उन्होंने काम लिया तो बार बार ऐसे करते थे, और जब भी ऐसे करते थे तो समझ में आ जाता था कि वो दिमाग में उनके कुछ चल रहा है। इस तरह से तो ये भी साइकोलॉजिकल जेस्चर भी कई मायनों में बहुत मददगार हो जाता है। तो ये बात करना बहुत ज़रूरी था। लेकिन अब ये साइकोलॉजिकल बॉडी लैंग्वेज के इस चैप्टर को मैं यहाँ क्लोज करूँगा, और अगले चैप्टर्स में मुझे लगता है ये बहुत इस विषय को अभी नहीं उठाना चाहिए था, लेकिन चलिए ठीक है। तो ये बहुत सीरियस नोट पे चला गया है। मैं चाह रहा हूँ अगले एपिसोड में, अगले पार्ट्स में कुछ थोड़ा सा इंटरेस्टिंग हो पाए। तो मैंने कुछ ऐसे आर्टिस्टों से जो थोड़ा सा नाम कमा चुके हैं या जो यहाँ आए हैं, जिनको 2 साल हो चुके हैं, 3 साल हो चुके हैं मुंबई में और अपना काम कर रहे हैं, उनके अनुभव आप लोगों के लिए आपके सामने रखना चाहता हूँ। तो अगले पार्ट में कुछ इस तरह का, तो मैं चाहता हूँ 2 पार्ट में इस तरह के अनुभव आप लोगों के सामने रखूँ, ताकि प्रैक्टिकलिटी भी साथ में चलती रहे थ्योरी के साथ साथ। थ्योरी बहुत बोरिंग हो जाती है लगातार। और उसके बाद फिर हम स्पीच एंड डायलॉग्स पे, वॉइस एंड स्पीच पे कुछ थोड़ा सा काम करेंगे। तो ये आज यहाँ बंद करता हूँ मैं। थैंक्स।